नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आर.के.जे. सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, आज है 18 अप्रैल 2025 और दिन है शुक्रवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ शुरुआत करेंगे। पहला एडिटोरियल डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पीरियड में प्रमुख विषय रहा है डिस्कशन का। टाइम टाइम पर इस पर आधारित आर्टिकल आते रहते हैं, इसीलिए एआई के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ज्वलंत मुद्दे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी चल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि भारत इसको कैसे करके रेगुलेट करेगा, क्योंकि हमारे पास में आईटी एक्ट जैसे ही कानून हैं जो कि एआई को उतने बेटर तरीके से डील नहीं कर पाते हैं। वर्ल्ड से हम कैसे करके सीख ले सकते हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो हमें एआई को समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। एआई का मतलब है कोई भी ऐप, कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, उसको हम कुछ इस तरीके से डेवलप करें कि वो इंसान की तरह सोचने और समझने लगे। हम कोई चीज़ उससे पूछें तो वो हमारा आंसर दे, हम उसको बोलें कि तुम ये करो तो वो चीज़ कर दे। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये जो आर्टिकल रहा है पार्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्ट्रेटजिक अफेयर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर अभी तक बहुत ही लिमिटेड अध्ययन हुआ है, लिमिटेड स्कॉलरशिप इस पर हमको देखने को मिली है। और वर्तमान में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये पता लगा सकें कि एक सुपर इंटेलिजेंट एआई, मतलब जो इंसानों से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो, वो क्या क्या कर पाएगा, क्या क्या चीज़ में वो कैपेबल होने वाला है। ये यहाँ पर अभी भी इसका आंसर कोई नहीं दे पा रहा है। अब एआई को लेकर के आर्म्स रेस, हथियारों की दौड़ की चिंता अब तेज़ी से बढ़ रही, मतलब हथियारों में भी एआई का इस्तेमाल होने लगा है। कैसे करके? जैसे हवा में ही हम लोग मिसाइल को ख़त्म कर देते हैं। इस बात को लेकर के स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि रिसर्चर को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मतलब एजीआई, मतलब ऐसा एआई जो इंसानों की कॉग्निटिव एबिलिटीज, संज्ञानात्मक क्षमता से बेहतर हो सके, सोचने समझने की क्षमता से भी बेहतर वो हो पाएगा। ऐसा मॉडल डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा, अभी लोग इस पर रिसर्च करने का काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग एआई और इसकी नई एवं डेवलप्ड होती हुई कैपेबिलिटी के बारे में लिखते जाते हैं, फिर भी ये समझने के लिए कि एआई स्ट्रेटजिक अफेयर को कैसे करके प्रभावित करेगा, जो कि स्कॉलरशिप है, मतलब अकादमिक अध्ययन है, वो अभी भी बहुत लिमिटेड है एंड सीवियरली इम्प्रोविज्ड है, मतलब कमज़ोर है। स्ट्रेटजिक अफेयर्स की बात करें, स्ट्रेटजिक अफेयर्स का मतलब होता है सीधे सीधे ये एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट होता है जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दे का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत देश की सुरक्षा आ जाती है, जैसे मिलिट्री, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट एंड जियोपॉलिटिक्स। इंटरनेशनल रिलेशन भी आ जाते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी, अलायंस एंड ट्रीटीज, ग्लोबल पावर एंड डायनामिक, ट्रेड एंड पॉलिसीज, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कंपटीशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जैसे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड सैटेलाइट वारफेयर, ऑटोनोमस वीपन्स, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इतने सारे सेक्टर आ जाते हैं स्ट्रेटजिक अफेयर्स के मामले में। तो इन सारी चीज़ों में एआई किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से हैंडल कर पाएगा, इसके ऊपर चर्चा हमेशा होते रहती है। हाल ही में एरिक शेमिडिट, गूगल के पूर्व सीईओ हैं, डॉन हेंड्रिक्स और अलेक्जेंडर वांग, स्केल एआई के सीईओ द्वारा लिखा गया है एक पेपर सामने आया है। इस बहस में एक हाई प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हालांकि उनके एनालिसिस का कुछ हिस्सा अधूरा है या फिर इनएडुकेट हमको दिखाई देता है। तो चाहे एजीआई वास्तव में आने वाला हो या फिर नहीं हो,
वो अब तक आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, अभी ये सारी चीज़ें कहना चाहिए हमें पता नहीं है। इस पर डिबेट ज़रूर चल रही है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर एजीआई हकीकत बन जाएगा, मतलब मशीन इंसान से भी यदि आगे निकल जाएगी, तो देशों को सिक्योरिटी थ्रेट्स और कॉम्पिटिशन से निपटने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद बोला जाता है एआई के नॉन प्रोफाइलरेशन मतलब विस्तार को रोकने का विचार महत्वपूर्ण है, खास करके ये सुनिश्चित करने के लिए कि खतरनाक टेक्निक गलत हाथ में ना चली जाए। लेकिन इस पेपर में जो कुछ उपाय सुझाए गए हैं ना, वे सवाल खड़े करते हैं और उनका आंसर ढूंढा जाना बाकी है। एआई को न्यूक्लियर वीपन्स से तुलना करना एक कमज़ोर तर्क हो सकता है, फॉल्स शॉट, और ये हमारी पॉलिसी मेकिंग के लिए मिसलीडिंग वाली चीज़ हो सकती है। अब बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो कि चर्चा करते हैं कि इस क्षेत्र के बारे में, म्यूचुअल एश्योर्ड एआई माल फंक्शन की। ये अवधारणा जो कि MEAD म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन से एकदम मिलती जुलती है। मैड का मतलब है अगर एक परमाणु शक्ति हमला करे तो जवाबी हमला तय है और दोनों का विनाश भी तय है। एक ने परमाणु हथियार फेंका इधर, दूसरे ने भी फेंक दिया, दोनों का काम खत्म हो गया। लेकिन MAIM केवल एक डिटरेंस स्ट्रेटजी होती है, मतलब खाली डराने धमकाने के लिए करिए ताकि गलत लोग सुपर इंटेलिजेंट AI डेवलपमेंट ना कर सकें। ये तुलना बहुत हद तक गलत हो जाती है। अब ये मान लेना कि देश एक दूसरे के AI प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हमारी गलत सोच है। AI प्रोजेक्ट्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह केंद्रीकृत नहीं होते हैं, बल्कि वे बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं, खंडित होते हैं और अलग अलग स्थानों पर इसमें योगदान करते हैं। किसी आतंकवादी ग्रुप के AI प्रोजेक्ट को नष्ट करने का प्रयास अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस और एस्केलेशन को जन्म दे सकता है, मतलब अनावश्यक तनाव पैदा हो जाएगा। तो MIAM की अवधारणा और दुश्मन की तकनीकों को सैबोटेज ख़त्म करना मिलिट्री एक्शन के लिए जस्टिफिकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये भी सही नहीं है। वहीं यदि हम बात करें AI चिप्स की डिस्ट्रीब्यूशन को यूरेनियम जैसे परमाणु पदार्थों की तरह कंट्रोल करना अनफीजिबल है, मतलब कोई काम का नहीं है, क्योंकि AI एक बार ट्रेन होने के बाद किसी भी कंप्यूटर पर आसानी से चल सकता है। इसमें सप्लाई चेन कंट्रोल लागू आप नहीं कर सकते। तो AI के द्वारा ऑपरेटेड बायो वीपन्स और साइबर अटैक को लेकर के जो आशंका जताई जा रही हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले टाइम पीरियड में हम देखेंगे। AI शायद इन क्षेत्रों में खतरा को बढ़ा देगा, लेकिन क्या इसे वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह माना जाए, ये कहना भी जल्दबाजी है। यदि हम ये मान लेते हैं कि AI का डेवलपमेंट केवल स्टेट के द्वारा ही होगा, सरकार ही करेगी, एक और अनुमान है, स्पेकुलेशन है। आज की स्थिति में प्राइवेट सेक्टर AI की रिसर्च का लीडर बन गया है और बाद में वही टेक्निक सरकार खरीदती है या फिर उनसे प्राप्त करती है। तो यदि हम हिस्टोरिकल कंपैरिजन करें तो देखिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन AI की तुलना परमाणु न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से करना एक इम्परफेक्ट लेंस होता है। अगर AI का डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ पूरी तरह से अलग तरीके से होता है और ऐसे में समान डिटरेंस मैकेनिज्म लागू आप नहीं कर सकते हैं। फिर AI को समझने के लिए बहुत सारे एनालॉग्स और फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है। जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क एक बेटर विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये बता देगा कि कैसे एक टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सब सेक्टर में फैल रही है और स्टेट पावर को प्रभावित करती है। हालांकि अभी के जो AI मॉडल है, जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं। फाइनली आप ये बोल सकते हैं कि AI और स्ट्रेटजिक अफेयर्स के बीच संबंधों पर ज़्यादा स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, अध्ययन की ज़रूरत है। एकमात्र तरीका ये है जिससे देशों को आने वाले टाइम पीरियड में, ठीक है, आने वाले समय में सुपर इंटेलिजेंस AI से निपटने की तैयारी कराई जा सकती है। लेकिन ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि ऐसा AI कब और कैसे करके डेवलप करेंगे। और आज की तारीख में ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है।
अगला वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली अमेरिका की टैक्स पॉलिसी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से एकदम पूरा जो बनिया वाला दिमाग होता है ना, उसको उन्होंने पूरी तरह से ही इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता नहीं है कि देश कोई व्यक्ति चला रहा है, ऐसा लगता है कि देश को कोई एक व्यापारी चला रहा है, व्यापारी के हाथ में चली गई है सत्ता। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के आलोचक ये मानते हैं कि उन्होंने एक इम्पॉसिबल मिशन चालू कर दिया है, चाइना के ऊपर लगा दिया है 120-25 के भी ऊपर % का टैक्स। चाइना ने भी इसका बदला लिया है। आवश्यक जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी सप्लाई रोक दिया है। इसके अलावा उसने भी टैक्स को ग्रेजुअली बढ़ाया है, एकदम से नहीं बढ़ाया है। ये चीज़ हमको देखने को मिला था। अब अलग अलग आइटम के ऊपर तो अलग अलग टैक्स निर्धारित ही है, लेकिन इसके अलावा ट्रंप ने एक और टैक्स लगा दिया है, जिसको अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि इस देश में इतना % टैरिफ, इस देश में इतना % टैरिफ लगेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये एक ऐसा मिशन है जिसके अनुसार पूरी दुनिया को अपने आप एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि टैरिफ शब्द डिक्शनरी में सबसे ब्यूटीफुल वर्ड है। ट्रंप ने दिखा दिया है कि वे इसे गंभीरता से मानते हैं। विभिन्न देशों पर अलग अलग लेवल की टैरिफ लगा करके उन्होंने एक ट्रेड वार चालू कर दिया है, जैसे कि दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी नहीं देखा था ऐसी कोई घटना, जो कि आज हमको देखने को मिल रही है। फिर अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में उथल पुथल के बाद ट्रंप ने चीन को छोड़कर के सभी देशों पर टैरिफ को 90 दिन के लिए रोकने की घोषणा करी है। शायद ही कोई मानेगा कि ट्रंप टैरिफ से पीछे हटेंगे, भले ही इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वर्ल्ड लेवल पर पूरा झटका लगे, पूरी हिल जाए अर्थव्यवस्था। ट्रंप इकोनॉमिक्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मूल रूप से दोबारा रीमेक करने का मिशन है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। केवल इसलिए नहीं, हम लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा क्या रीज़न है? ऐसा नहीं कि ये कोई नई सी प्लानिंग है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को इसके अनुसार अपने आप को ढालना होगा। ट्रंप इकोनॉमिक्स कुछ प्रमुख की प्रपोजिशंस पर आधारित है। यहाँ पर थोड़े से हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कल भी हमने एक आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस किया था, वो भी ट्रंप की पॉलिसी से ही रिलेटेड था। हमने ये भी समझा था कि कौन से फार्मूला से ट्रंप ने इतना, कहना चाहिए, टैक्स लगाया है इंपोर्ट के ऊपर। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि कंट्री वाइज लगाया है, मटेरियल वाइज भी उसने लगाया है टैक्स। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन और यूएस में मैन्युफैक्चरिंग का ऑफशोर मतलब विदेशी हस्तांतरण होना लाखों नौकरियों के नुकसान का कारण बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब लॉस हो रहा है। इसके कुछ आंकड़े अलग अलग स्रोतों से अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। स्टीफेन मिरान, जो कि व्हाइट हाउस में काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के अध्यक्ष हैं, एक अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें बताते हैं कि सन 2000 से लेकर के 2011 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 मिलियन मतलब 20 लाख नौकरी का नुकसान हुआ था, मतलब 10 साल में। ये बात पता चली है स्टीफेन मिरान ए यूजर्स गाइड टू रिस्ट्रक्चरिंग द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम से। वहीं रॉबर्ट ई लाइटइजर की बात करें, जो कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बोला है कि 2000 से 2009 के बीच में 5 मिलियन मतलब 50 लाख नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चली गई हैं। ये जॉब लॉस कुछ विशेष क्षेत्रों में केंद्रित रहे हैं। जो पहले इंडस्ट्रियल सेंटर फल फूल रहे थे ना, अब वे घोस्ट टाउन बन गए, मतलब खाली शहर बन गए, और पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ उजड़ चुकी हैं। और इसके भी सामाजिक दुष्परिणाम हैं, बेघर होना, अपराध बढ़ते जाना, ड्रग एब्यूज़ और टूटते हुए परिवार। तो अमेरिका का सर्विस सेक्टर उन कुछ लोगों को ज़रूर एब्जॉर्व कर ले रहा है, जॉब दे रहा है, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये नौकरियां आमतौर पर लो वेज वाली होती हैं, सैलरी अच्छी खासी नहीं मिलती है। अमेरिका एडल्ट्स की एक बड़ी संख्या के लिए मैन्युफैक्चरिंग ही एकमात्र रास्ता है जिससे वे हाई वेज वाली नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो
ट्रम्प की जो इकोनॉमिक है ये भी तर्क देती है कि अमेरिका को नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। वो अपने डिफेंस सेक्टर को स्टील, एल्यूमिनियम और सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ों के इंपोर्ट पर अत्यधिक निर्भर नहीं रह सकता है। किसी क्राइसिस की स्थिति में अमेरिकी सेना की कैपेबिलिटी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, जैसा कि ट्रम्प बोलते हैं। अगर आपके पास स्टील नहीं है तो आपके पास देश नहीं है, ऐसा ट्रम्प बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इस चीज़ को यहाँ पर जोड़ करके देखने की बात करी जाती है कि भाई ट्रम्प ने ऐसा किया है तो क्यों किया है। अपने देश की इकोनॉमी को कुल मिला करके वो फिर से रिवाइव करना चाह रहे हैं। आगे बोला जाता है कि ट्रम्प इकोनॉमिक्स का दूसरा प्रपोजिशन ये है, तर्क ये है कि फ्री ट्रेड ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि ये फेयर ट्रेड ही हो। चाइना से आने वाले इंपोर्ट इसलिए सस्ते हैं क्योंकि वो अपनी कंपनियों को कई तरह की सब्सिडी दे रहा है। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी कर रहा है ताकि लागत कम हो जाए। स्टेट ओन्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज में पैसा निवेश कर रहा है, मतलब सरकारी कंपनी में पैसा निवेश कर रहा है। और इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज मतलब औद्योगिक जासूसी करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करता है। इतने सारे आरोप चाइना के ऊपर ट्रम्प ने लगाए हैं। ऐसे कॉम्पिटिटर्स द्वारा अमेरिकन कंपनियों को ख़त्म होते देखना किसी भी तरह से उचित नहीं है, जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं मज़ा बिल्कुल चखाऊंगा। तीसरी नंबर की बात ट्रम्प के द्वारा ये बोली जाती है, अमेरिका का क्रॉनिक ट्रेड डेफिसिट। मतलब अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट कैसे करके होगा, वो एक्सपोर्ट कम करेगा और इंपोर्ट ज़्यादा करेगा। तो ये हम सहन नहीं करने वाले हैं कि हम कम खरीदें और बेचें ज़्यादा खरीदें और बेचें कम, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप विदेशी देश अपने ट्रेड सरप्लस का यूज़ करके अमेरिका की संपत्ति खरीदते जा रहे हैं। हाल के वर्ष में लगभग ट्रेड डेफिसिट 500 अरब डॉलर से 1 ट्रिलियन पर ईयर हो गया। कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है मेरे को, ऐसा ट्रम्प का कहना है। ऐसा माना जाता है कि ट्रेड डेफिसिट अपने आप सेल्फ करेक्टिंग हो जाते हैं। जब किसी देश का व्यापार घाटा होता है तो उसकी करेंसी का एक्सचेंज रेट घट जाता है या डेप्रिसिएट होता है। इससे उसके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और इंपोर्ट कम हो जाते हैं, जिससे व्यापार घाटा घटने लगता है। लेकिन मिस्टर मिरान तर्क देते हैं कि ये थ्योरी अमेरिका की इकोनॉमिक पर लागू नहीं होती है, क्योंकि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। विभिन्न देश अपनी विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा अमेरिका के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जमा रखते हैं। इसका रीजन डॉलर की कीमत आर्टिफिशियल रूप से ओवर वैल्यूड बनी रहती है। ये सारी कुछ थ्योरीज हैं ट्रम्प इकोनॉमिक्स की, जिनको थोड़ा समझना हमारे लिए मुश्किल वाली बात लगती है। एक बात और बोली जाती है, ओवर वैल्यूड डॉलर मतलब अधिक मूल्य वाली डॉलर मुद्रा का मतलब होता है देश ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है, और इस रीजन के चलते चलते ट्रेड डेफिसिट लगातार बनते रहता है। जैसे कि मिस्टर मिरान कहते हैं, अमेरिका इसलिए व्यापार घाटा नहीं झेल रहा है क्योंकि वो ज़्यादा आयात कर रहा है, ठीक है, बल्कि रीज़न ये है कि वो इसलिए ज़्यादा आयात करता है क्योंकि वो दुनिया को रिजर्व करेंसी प्रदान कर सके। वहीं यदि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित कैसे करके किया जाए, इस चीज़ को यदि हम समझें, जब अमेरिका को अनफेयर ट्रेड और ओवर वैल्यू डॉलर का सामना करना पड़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग को कैसे करके वापस लाएंगे और ट्रेड डेफिसिट कैसे करके कम होगा। इसका आंसर है टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, टैरिफ्स। अब राइटर का कहना है कि यदि इंपोर्ट के ऊपर हम और भी ज़्यादा टैरिफ बढ़ा देते हैं, टैरिफ मतलब आयात की लागत को बढ़ा देंगे, जिससे इंपोर्ट हमारे कम होंगे और इस प्रकार से हमारा व्यापार का घाटा भी कम हो जाएगा। इससे हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ने लगेगी क्योंकि ये अमेरिकी प्रोड्यूसर्स को आयात से होने वाली प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही पक्ष को बताया गया है, इससे अमेरिका को नुकसान होने वाला। अमेरिका पहले भी नुकसान झेला है और अभी भी नुकसान झेलेगा।
अमेरिका ये सोच रहा है कि मैं अकेला बढ़ा दूंगा टैक्स, सामने वाला नहीं बढ़ाएगा टैक्स। जब सामने वाला भी टैक्स बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो चीज़ें हैं वो भारत में आकर के महंगी हो जाएंगी, चाइना में जाकर के महंगी हो जाएंगी। तो आप ये सोचो कि मैं इंपोर्ट कम करूं तो आपका एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। इकोनॉमिस्ट चिंतित हैं कि टैरिफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी की थ्योरी के खिलाफ चले जाती है। उनका कहना है कि इससे अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए लागत बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी और अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनएफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन ट्रंप और इकोनॉमिक्स का मानना है ये सारी चिंता केवल पहले चरण के प्रभावों पर आधारित हैं, अगर हम दूर तक देखेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल अलग होने वाला है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर आगे बताया जाता है, ये भी हमारे काफ़ी काम का है, मतलब यहाँ पर अलग ही थ्योरी प्रस्तुत करी जाती है। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं तो दोस्तों पहली जो न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कंटिन्यू सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और दूसरी तरफ भारत के कई सारे हिस्सों में मुस्लिमों के द्वारा इस विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या पैदा हो गई है मुस्लिमों के लिए वो ये है कि कुल मिलाकर के सरकार अब इस पूरी बॉडी को अपने अंडर कंट्रोल में ले रही है। सरकार का कहना है कि जो व्यक्ति 5 साल से इस्लाम मान रहा है वो ही व्यक्ति ज़मीन को दान कर सकता है। इसके अलावा पुरानी चीज़ों को भी उधेड़ा जाएगा कि कहीं ये लोग गड़बड़ तरीके से तो दान में नहीं ले लिए हैं, किसी की ज़मीन तो नहीं हड़प लिए हैं, ये सब चीज़ की चेकिंग होने वाली है। इसके अलावा ये जो वक्फ बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम पर्सन को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रकार के अमेंडमेंट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा एक विधेयक पारित कर करके। तो हाल फिलहाल में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बोला है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी तब तक वक्फ इंस्टीट्यूशंस में कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं होगा। यदि सरकार ने इस आश्वासन के विपरीत कोई नियुक्ति करा तो उसको कोर्ट ख़त्म कर देगा, वॉइड घोषित कर देगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चुनौती दी गई है जिसमें नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की बात बोली जाती है। तो केंद्र को बोला गया है कि 1 हफ्ते में आप हमको जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन रिकॉर्ड किया है एक स्टेटमेंट को जिसमें बोल दिया गया है क्लियर, नो चेंज इन कैरेक्टर और स्टेटस अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ कोर्ट हियरिंग। जो जैसी है वो लाइन वो वर्ड वैसे ही रहेगा। इसके अलावा बोला है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बैठे थे, ने केंद्र के इस आश्वासन को भी दर्ज किया है कि वक्फ एक्ट 1995 के अंतर्गत अमेंडमेंट सेक्शन 9 और 14 के हिसाब से जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी तब तक किसी भी वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कोई अपॉइंटमेंट नहीं होने वाला। आप ये सोचेंगे कि वहाँ पर मैं हिंदू को बैठाल देता हूँ या फिर नॉन मुस्लिम को बैठाल देता हूँ, तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि 100 साल के वक्फ संबंधित कानूनों और देश भर से प्राप्त लाखों सुझावों पर आधारित जवाब हम दाखिल करेंगे। 7 दिन का टाइम है तो इतना हमारे लिए पर्याप्त है। मुख्य न्यायाधीश ने माना है कि सभी वक्फ व्यवस्था में कुछ इन्फर्मिटीज़ तो हैं, कमियां तो हैं, लेकिन 2025 में कुछ संशोधन हुआ है तो कुछ सकारात्मक बातें भी हैं। लेकिन एक चीज़ है, कोई ऐसी बात इसमें नहीं होना चाहिए जिससे कि बड़ी संख्या में लोगों के राइट्स वायलेट हों। तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने क्या बोला है, ये अमेंडमेंट कंसिडर्ड पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, मतलब सोच समझ करके ही हम कानून बनाए हैं, ऐसे हवा हवाई नहीं किए हैं। कई सारे गांव की ज़मीन और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है को वक्फ घोषित कर दिया गया है। इससे क्या होगा, निर्दोष लोगों की ज़मीन, प्रॉपर्टी सब लुट गई, सब चली गई।